Good morning, friends. Welcome to Manubla classes in the live session of daily news analysis. Today is 14th of December 2023, and you are with Naresh Sharma. So now let's start it. Today's very important news, which are very relevant and important for your upcoming exams. आज आपके लिए कुछ न्यूज जो काफी इंपॉर्टेंट है वो निकाली है, जिसमें आपको पता है कि हम करंट अफेयर के साथ में उसका जो बैकग्राउंड है वो भी डिस्कस करते हैं। पहली न्यूज की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इसने एक रिपोर्ट अभी जो है पब्लिश की है, और वो किसके रिगार्डिंग है? गोल्डन ट्राइंगल ओपीएम इकोनॉमी। मींस जो अफीम की एग्रीकल्चर होती है, अफीम का जो इलीगल ट्रेड होता है, जो ड्रग्स के रूप में इसका यूज किया जाता है, इसके रिगार्डिंग में क्या कहा है इस रिपोर्ट ने? इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्टीडी ग्रोथ इन 2023, जो ओपीएम इकोनॉमी है, ओपीएम बेस्ड इकोनॉमी है, ओपीएम के जो ट्रांजैक्शंस हैं, उससे चलने वाला जो ट्रेड है, बिजनेस है जो कि इलीगल, उसकी काफी ग्रोथ हमें देखने को मिली है 2023 में। ये रिपोर्ट किसकी है? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। अब इन्होंने ये कहा है कि ये जो एक्टिविटीज हैं वो मोस्टली कौन कौन से कंट्रीज में होती है। तो जिन कंट्रीज का एक ग्रुप बनता है उसको हम बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल कुछ कंट्रीज का ग्रुप है जिसमें कंप्राइजेस इलिसिट ओपीएम प्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें इलिसिट ओपीएम का प्रोडक्शन होता है। और इस रीजन में कौन कौन आते हैं? म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। स्पेशली ये 3 कंट्रीज हैं which are responsible for most of the illicit opium production at the global stage. तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो दिस इज द मेन रीजन, और इन 3 कंट्रीज के रीजन को हम क्या बोलते हैं? गोल्डन ट्रायंगल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। Many times this question has already been asked in various examinations, so please make it clear that it should be in your mind. Whereas एक नया वर्ड और है इसी से रिलेटेड, उसका नाम है गोल्डन क्रिसेंट। गोल्डन क्रिसेंट भी एक वर्ड है जो कि जो है पॉपुलर है किसके लिए? इलिसिट ओपीएम प्रोडक्शन के लिए। और इस रीजन को बनाते हैं ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये 3 कंट्रीज हैं, और इसके आसपास का भी हो सकता है। इन 3 कंट्रीज के बेसिस पर कहा जाता है कि दिस इज द गोल्डन क्रिसेंट। सो sometimes you will find questions relevant to this aspect. The question may be that golden triangle, वो क्वेश्चन आपको वहां रख देगा गोल्डन ट्रायंगल, और पूछ लेगा इट इज रिलेटेड टू व्हाट। ऑप्शन में दे देगा आपको ड्रग्स, आपको दे देगा गोल्ड माइंस, ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस आपको बना देगा। तो गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्रेसेंट ये काफी पॉपुलर टर्मिनोलॉजी है इंटरनेशनल लेवल पर, इनको आपको याद रखना है। अब इन्होंने एक बात कही कि अफगानिस्तान का जब डिक्लाइन हुआ उसके बाद से अगर हम देखें तो म्यांमार में बहुत ज्यादा जो ओपीएम का इलीगल ट्रेड है, उसका प्रोडक्शन है, वो ज्यादा हो गया है। तो अभी की कंडीशन अगर हम देखें तो ओपीएम इकोनॉमी सबसे ज्यादा चल रही है कहां पर? म्यांमार में। इससे पहले थी अफगानिस्तान में। ये इस रिपोर्ट का कहना है। अब ये रिपोर्ट जिसने जो है सबमिट की है, पब्लिश की है, उसके बारे में जान लेते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस की ही है। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1997 में। इसका मेन फंक्शन क्या है? एड्रेसिंग इश्यूज रिलेटेड टू ड्रग्स, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। मींस ड्रग्स को ये डील करती है, ड्रग्स के रिलेटेड क्राइम को, और कोई भी ट्रांसनेशनल क्राइम है, मींस एक कंट्री से दूसरे कंट्री में क्राइम होना, करप्शन यदि कहिए उसको भी, और टेररिज्म। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें हैं जिसको ग्लोबल लेवल पर ये इन इश्यूज पर काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। मींस इस करप्शन को और इलीगल ट्रेड ऑफ ड्रग्स उसको, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को,
इंटरनेशनल क्राइम को, टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। ये कैसे क्या काम करती है कि ये इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ट्राई करती है क्या क्या, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये कन्वेंशन हो रखा है पूरे वर्ल्ड में, वो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दिस ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स करती है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, तो ये भी एक करप्शन ग्लोबल लेवल पर है। इसको भी इम्प्लीमेंट करने के लिए UNODC, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ये ऑर्गेनाइजेशन है और ये इस टाइप के जो क्राइम्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए काम करती है। नेक्स्ट न्यूज पर अगर हम चलते हैं तो ये हमको मिलता है कि अभी जो IUCN है, जिसका क्या नाम है, IUCN, है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, काफी पॉपुलर रहती है और मेनी टाइम्स क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो IUCN क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा कि नेचर के कंजर्वेशन के लिए काम करती है। क्या है, एक यूनियन है, तो यूनियन है तो इसमें क्या होंगे, मेंबर्स होंगे, ठीक है। अभी क्या किया है कि इन्होंने एक रेड लिस्ट, तो कई बार ये पूछा जाता है कि रेड लिस्ट को कौन पब्लिश करता है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द रेड लिस्ट, तो रेड लिस्ट को पब्लिश कौन करती है, IUCN रेड लिस्ट को पब्लिश करती है। किससे रिलेटेड होती है रेड लिस्ट, ये होती है थ्रेटन्ड स्पीसीज से रिलेटेड, कि ऐसी बहुत सारी स्पीसीज होती हैं एनिमल्स में, जैसे बर्ड्स हो गए, कुछ प्लांट्स हो गए, और एनिमल्स में मान लीजिए कोई फिशेस हो गई या ऐसा कुछ और भी हो गए, तो वो मींस अपने एक्सटिंक्शन के लेवल पर हैं या उनको थ्रेट है या एक्सटिंक्शन होने वाले हैं या वो एंडेंजर्ड हैं या क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, ऐसी लिस्ट ये पब्लिश करती है और यही इसका मेन फंक्शन है। इस ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसको 1948 में क्रिएट किया गया था, और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ये यूएनओ का कोई ऑर्गन नहीं है और ये यूएनओ की कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी नहीं है। इसके मेंबर्स कौन कौन है, इट इज एन यूनियन विद वेरियस मेंबर्स कंप्राइजेस, गवर्नमेंट भी इसकी मेंबर होती हैं और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी इसकी मेंबर्स होती हैं। क्या काम करती है ये, इट प्रोवाइड्स पब्लिक, प्राइवेट, non-governmental organizations with the knowledge and tools that enable human progress, economic development and nature conservation। तो इससे रिलेटेड मींस नॉलेज से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, ह्यूमन प्रोग्रेस से रिलेटेड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया या नेचर का कंजर्वेशन हो गया, ये इसका की एरिया है, नेचर का कंजर्वेशन। तो इससे रिलेटेड ये क्या प्रोवाइड करती है, अपनी सजेशंस और कुछ टूल्स या कुछ नॉलेज या एक्सपर्टीज प्रोवाइड करती है। कौन, IUCN। अब जरा जान लेते हैं कि रेड लिस्ट के बारे में, थोड़ा सा 2-3 पॉइंट जान लेते हैं जो कि काफी रेलेवेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। अबाउट रेड लिस्ट, रेड लिस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें ऐसा क्या है, देखो इट प्रोवाइड्स, रेड लिस्ट इट इज अ क्रिटिकल इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी। तो जब रेड लिस्ट पब्लिश होती है तो ये बताती है कि बायोडायवर्सिटी की हेल्थ कैसी है किसी रीजन में या किसी एनिमल की या किसी स्पीसीज की, ठीक है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट रेंज, कि वो जो स्पीसीज है वो कहाँ से कहाँ तक मिलती है, कितना उसका पॉपुलेशन साइज है, उसका हैबिटाट क्या है, उसके आसपास की इकोलॉजी कैसी है, उसमें यूज क्या हो रहा है, उसका ट्रेड क्या हो रहा है, उसको क्या थ्रेट्स हैं, उसके कंजर्वेशन से रिलेटेड एक्शंस क्या है। जैसे मैं यदि बात करूं टाइगर की, तो जब ये टाइगर पर अपनी रिपोर्ट लेकर के आएगी तो क्या बताएगी कि भाई टोटल कितने टाइगर हमारे पास बचे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, किसी कंट्री में कितने टाइगर हैं, टाइगर कहाँ रहता है, वो कैसा एरिया में रहना पसंद करता है, उसके आसपास की फॉरेस्ट इकोलॉजी वगैरह क्या है, उसका यूज कहाँ कहाँ हो रहा है, क्या उसकी स्किन यूज हो रही है या उसके टीथ वगैरह कुछ यूज हो रहा है या उसके और कोई ऑर्गन्स यूज हो रहे हैं या उनमें कोई इलिसिट ट्रेड हो रहा है ना। उसको थ्रेट किस चीज का है, मींस उसको हंटिंग का ज्यादा थ्रेट है या उसका हैबिटाट लॉस हो रहा है उसकी वजह से वो एंडेंजर में है, ठीक है। और टाइगर को हम कंजर्व करने के लिए क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, ये काम कौन करती है, ये IUCN करती है, किसको लेकर के, रेड लिस्ट को साथ लेकर के।
ठीक है। अब वो जो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, स्पीसीज होती हैं, उसकी एक कैटेगरी बनाती है ये, और उस कैटेगरी में उनको क्या देती है, रैंक देती है। ठीक है, कि किस स्पीसीज की क्या सिचुएशन है। एक्सटिंक्ट इसकी सबसे हाईएस्ट रैंक है, मींस वो प्रजाति, वो स्पीसीज क्या हो चुकी है, वो एक्सटिंक्ट होती है, अब कहीं दिखती ही नहीं है। जैसे हम बात करें डोडो की, है ना, डोडो के बारे में हमने डिस्कस किया था मॉरिशस वाले रीजन के में। और एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड मींस जंगलों में वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। इट मींस कहीं और, या पार्क में, या नेशनल पार्क्स में, या किसी जूलॉजिकल पार्क में, या साइंस साइंस जो साइंटिस्ट होते हैं, बायोलॉजिस्ट होते हैं, उनके प्रोटेक्शन में अभी वो जिंदा है, जंगलों से फिनिश हो चुकी है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड मींस उसको बहुत खतरा है, बहुत डेंजर है उसको, कि वो एक्सटिंक्शन हो जाएगी। एंडेंजर्ड मींस उसको खतरा है। वल्नरेबल मींस खतरा से थोड़ा सा कम है, उसको प्रॉब्लम हो सकती है। नियर थ्रेटन, ठीक है, और भी कम प्रॉब्लम उसको है। लीस्ट कंसर्न ज्यादा चिंता की जरूरत हमको नहीं है उसके रिगार्डिंग में। डाटा डेफिशिएंट मींस उस स्पीसीज के रिगार्डिंग में हमारे पास डेटा नहीं है। तो इस तरह से ये स्पीसीज को कैटेगराइज करती है और बताती है कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दैट स्पीसीज। ठीक है, तो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दैट स्पीसीज रिगार्डिंग इट्स एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और या ये एक्सटिंक्ट है या एक्सटिंक्ट हो सकती है। ठीक है, चलिए, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। अभी इसको लेकर के एक बिल आया है, राज्यसभा में पास हुआ है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। बिल क्या है, सीईसी एंड अदर ईसीज मींस चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, उनका अपॉइंटमेंट, उनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस और टर्म ऑफ ऑफिस, कि कितने समय वो ऑफिस में रहेंगे। ये बिल है 2023। अब ये क्या करेगा, ये पुराने वाले बिल को रिप्लेस कर देगा, जिस बिल का नाम था 1991 का, सेम बिल था ऐसा ही, कि कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। ठीक है, इस बिल को ये रिप्लेस कर देगा। अब इसमें क्या क्या इस बिल में है, ऐसा क्या क्या, देखो, एक तो अपॉइंटमेंट की बात करेगा ये, उनकी सैलरी क्या होगी, उनको कैसे रिमूव किया जाएगा, इसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। अब इस बिल के बारे में की पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या है, देखो, अब इफ वी टॉक अबाउट द अपॉइंटमेंट्स ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इलेक्शन कमिश्नर्स, देन those ये all will be appointed by the president। इनको अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सेलेक्ट कमेटी, जो सिलेक्शन कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन पर क्या करेंगे, प्रेसिडेंट उसको क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। और ये जो सिलेक्शन कमेटी होगी इसमें 3 मेंबर होंगे, कौन कौन, एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, और लीडर ऑफ अपोजिशन। यदि लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, वो उसका मेंबर होगा। सिंपल सी बात कौन हुई, कि सबसे ऊपर बैठे हैं कौन, प्रेसिडेंट। ठीक है, ये अपॉइंटमेंट लेटर पर साइन कर देंगे और अपनी सील लगा देंगे। ठीक है, अब उस ये किसके किसके नाम पर मोहर लगाएंगे, किसके नाम को फाइनल करेंगे, जब ये कमेटी इनको फाइनल करके भेजेगी कि साहब आप इस नाम, इस एक्स नाम के, एन नाम के व्यक्ति को क्या कर दो, अपॉइंट कर दो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, और इस ये जो सिलेक्शन कमेटी है इसके 3 मेंबर होंगे। ठीक है, अब ये कमेटी किन लोगों को जो है सिलेक्ट करेगी, इसके पास लोगों की लिस्ट कहां से आएगी, तो एक और अलग से कमेटी होगी जिसका नाम है सर्च कमेटी। इस सर्च कमेटी का हेड कौन होगा, लॉ मिनिस्टर होंगे। मींस ये लॉ मिनिस्टर कई सारे नामों को भेजेंगे, मान लीजिए एक्स वाई जेड, इन्होंने 3 या 4 या 5 जो है कोई भी नाम भेज दिए। ठीक है, इन्होंने कोई भी नाम, इसमें बहुत सारे नेम इन्होंने भेज दिए किसके पास में, इस इस कमेटी के पास में, जो सिलेक्शन कमेटी है। तो इस मान लीजिए कि 5 में से इन्होंने एक को सिलेक्ट किया और एक को सिलेक्ट करके यहाँ इनको भेज दिया। ठीक है, तो सबसे पहले कौन, सर्च कमेटी, ये देखेगी कौन कौन व्यक्ति
मीन्स कौन कौन जो है इस पद के लायक है, किस किस को हम कंसीडर कर सकते हैं। ये उनमें से 5-6 नेम सजेस्ट कर देगी सिलेक्शन कमेटी को, और सिलेक्शन कमेटी उसमें से फाइनल करके भेज देगी प्रेसिडेंट के पास। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके अलाउंसेस की अगर हम बात करें, जो इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, तो अलाउंसेस एंड service conditions of CEC and ECs would be on par with those of the Supreme Court judges. तो इनकी जो अलाउंसेस वगैरह जो कुछ भी होंगे वो वैसे ही होंगे जितने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के होते हैं। रिमूवल की अगर बात हम करें तो इनका रिमूवल वैसे ही होगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल होता है। आप बताइए मुझे कमेंट में कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल किस प्रोसेस के थ्रू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। दूसरी बात, द ECs कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस विदाउट CECs रिकमेंडेशन। तो जो इलेक्शन कमिश्नर हैं अदर मींस CEC से अलग, मींस कैसे, एक तो हो गए हमारे पास CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और दो और हो गए, ठीक है, जो जिनका क्या जिसको कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, ये जूनियर होंगे उसके EC। तो इनको अगर रिमूव करना है तो CEC की रिकमेंडेशन पर ही करना पड़ेगा, ठीक है। और प्रोटेक्शन ऑफ CEC एंड EC क्या है कि इफ CEC एंड EC गिव ऑर्डर्स ड्यूरिंग ड्यूटी, अपनी ड्यूटी के समय कोई ऑर्डर देते हैं तो द कोर्ट कैन नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट देम, तो कोर्ट उनके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं ले सकता। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि जब हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट की, तो उनको एक प्रोटेक्शन भी मिला है कि उनको डरने की जरूरत नहीं है कि जब वो ऑर्डर देंगे अपनी ड्यूटीज के रिगार्डिंग में, देन नोबडी विल आस्क देम, नोबडी विल जो है इंक्वायर इनटू देयर मैटर, तो कोर्ट उन पर कोई एक्शन नहीं लेगा, ठीक है। तो ये हो गया बात। अब थोड़ा सा हमारा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है कि जब इलेक्शन कमीशन और उससे रिलेटेड सब कुछ नया बिल आया है तो हमको ये भी जानना चाहिए कि व्हाट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो देखो मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि जब भी कोई करंट में न्यूज आए, है ना, उस न्यूज को क्या करें आप, उस न्यूज का करंट भी देखें कि अभी करंट में उसका स्टेटस क्या है, उसके साथ में आपको उसका बैकग्राउंड भी कंपलसरीली देखना है। जब आप उसका बैकग्राउंड देखेंगे और करंट अफेयर देख लेंगे तो क्वेश्चन 100% वहीं से बनेगा। ये एक डिफरेंट है कि अब उस करंट वाली न्यूज कौन सी न्यूज में से क्वेश्चन बन जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये प्रोसेस होती है, ये जो है हम एक पैटर्न देख सकते हैं ऑल ईयर एग्जाम्स में कि जब भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो करंट भी उन्हीं का पूछा जाएगा जो न्यूज में थे, और बैकग्राउंड भी मोस्टली उन्हीं का पूछा जाता है जो न्यूज में थे। बात समझ में आई? या उसके आसपास की रेलेवेंट फैक्ट्स को, कॉन्सेप्ट को पूछ लिया जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, मींस इसका जिक्र, इसके प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। तो ये कैसी अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। ध्यान में आई, मींस अब आई थिंक यू हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। और इसका कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है, आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से देखो आपके पास में इस एक लाइन से कितने सारे क्वेश्चन बन गए कि क्या ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, ऑटोनोमस, यस, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यस, और इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल है 324, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इट कंप्राइजेस 1 CEC, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और 2 अदर ECs होंगे, इलेक्शन कमिश्नर। अभी जो ऊपर मैंने डिस्कस करके बताया था अभी आपको, ये एक CEC होंगे और एक कौन होंगे, अदर जो है इलेक्शन कमिश्नर होंगे। तो टोटल इसमें कितने मेंबर हुए, 3। तो कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में टोटल कितने मेंबर हैं, तो चेयरमैन को मिला करके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिला करके 3 हैं, और अदर इलेक्शन कमिश्नर कितने हैं, अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं 2, ठीक है। चलिए अदर इलेक्शन कमिश्नर हमारे पास हो गए 2। आपको कुछ और नए प्लान दिखाते हैं।
इट एडमिनिस्टर्स इलेक्शंस। देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये क्या काम करता है? ये इलेक्शंस को एडमिनिस्ट्रेट करता है। कौन कौन से इलेक्शन? लोकसभा के जितने भी इलेक्शंस होंगे, लोकसभा के इलेक्शंस को ही हम जनरल इलेक्शन भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, कई बार पूछ लिया गया है। लोकसभा के इलेक्शंस को ही भी हम जनरल इलेक्शन कहते हैं। ऐसे ही जो राज्यसभा के इलेक्शन हैं उसको भी, उसका सारी जिम्मेदारी किसकी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, उनके इलेक्शंस भी कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके मेंबर को हम एमएलए बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और लोकसभा के और राज्यसभा के मेंबर्स को हम बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्शन होते हैं उनको बोलते हैं स्टेट के जनरल इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस। ठीक है, और कौन कौन से इलेक्शंस को देखते हैं? ये द ऑफिसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है उस सब को कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। और वाइस प्रेसिडेंट का यदि इलेक्शन होता है तो उसको इलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, अब आप इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन देखो, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पंचायती राज, क्या पंचायती राज का जो इलेक्शंस होते हैं उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है? नहीं, उसके लिए स्टेट लेवल पर इलेक्शन कमीशन होता है जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से उनके इलेक्शन को कंडक्ट करवाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बायो कंप्यूटर, ये नया जो है टर्म है और न्यूज में है ये। तो अभी साइंटिस्ट जो है उन्होंने क्या किया है कि रिसर्चर्स ने, बहुत सारे रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने डेवलप किया है एक हाइब्रिड कंप्यूटर। मींस उसमें जो बायोलॉजिकल जो न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं उनको भी यूज किया है और इलेक्ट्रिक चीजों को भी उसमें कंडक्ट जो है थिंग्स को उसमें यूज किया है। ये क्या है? ये जो कंप्यूटर है वॉइस रिकॉग्निशन जैसे ऐसे बहुत सारे कार्य को क्या करते जो है कंप्लीट कर सकता है। अगर हम बायो कंप्यूटर्स की बात करें तो बायो कंप्यूटर ब्रेन कल्चर्स ग्रोन इन लैब, कुछ कुछ मिक्सअप टाइप के ब्रेन है जिनको लैब्स में बनाया जाता है। आर कपल्ड टू रियल वर्ल्ड सेंसर्स, और उनको रियल वर्ल्ड के साथ में उनमें सेंसरशिप लगाई जाती है। कैसे सेंस कर सकते हैं? जैसे हम लोग कर सकते हैं ना सेंस, कि जैसे आपकी स्किन पर कोई गर्म जो है थिंग हम टच करते हैं तो आपको सेंसिटिविटी होगी, हाँ यार मेरे को गर्म कुछ लगा। तो उनको हम ऐसे ही उनकी सेंसिटिविटी को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से क्या कर रहे हैं? ये उनको कनेक्ट कर रहे हैं कि वो एक साथ क्या कर सकें? काम कर सकें। ठीक है, अब जो बायो कंप्यूटर से रिलेटेड रिसर्च का एक नया एरिया है उसको हम क्या कह रहे हैं? ऑर्गोनोइड, ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस। इसको ध्यान रखिएगा कि व्हाट इज ऑर्गेनॉइड, ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस। तो ये क्या है? ये कंप्यूटर्स में हाइब्रिड टाइप का जो है इंटेलिजेंस है जिसमें इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक थिंग्स भी हैं और बायो वाली प्रॉपर्टीज भी है। तो दोनों को मिलाकर के जो रिसर्च हो रहा है हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसमें जो है मींस जो है ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी हम इनपुट डालने की कोशिश कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक थिंकिंग जो है वो भी, जैसे मदरबोर्ड वगैरह उसमें है। और इनका इस फील्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है? बायो कंप्यूटर्स डेवलप करना। ठीक है, The scientists are working on the technology to harness the processing power of the brain, कि जो इंसान के ब्रेन की जो प्रोसेसिंग पावर है उसको कैसे करके हम कंप्यूटर में कैसे यूज कर सकते हैं, उसको हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि जो बायोलॉजिकल बेसिस है ह्यूमन रिकॉग्निशन का, कि ह्यूमन माइंड कैसे चीजों को रिकॉग्नाइज करता है, वो कैसे लर्न करता है और कैसे उसमें बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वगैरह हो सकते हैं, उन सबको हम समझना चाहते हैं। हम मीन्स साइंटिस्ट अर्थात ह्यूमैनिटी। और ऐसा अगर हो गया कि ह्यूमन ने जो है कंप्यूटर में अगर ह्यूमन ब्रेन की तरह बिल्कुल अगर उसको मींस जो है फिट कर दिया तो एक बड़े लेवल की क्रांति हो जाएगी। अभी जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है तब तो देखो कितने सारे काम आसान कर दिए इसने। लेकिन जब ह्यूमन ब्रेन कंप्लीटली जो मिमिक्री करने लग जाएगा जो है जो कंप्यूटर ब्रेन है ह्यूमन ब्रेन का, तो फिर तो भाई बिल्कुल ही एक नई क्रांति आ जाएगी। एक रिपोर्ट आई है अभी
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। इनकी एक रिपोर्ट आई है किस पर, फूड सिक्योरिटी पर। ऑन फूड सिक्योरिटी को लेकर के इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है। तो उसमें अगर हम इंडिया की अगर हम बात करें, बाकी अदर कंट्रीज के रिगार्डिंग में भी इसमें रिपोर्ट है, बट नाउ हियर वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट इंडिया, तो हमारे लिए इंडिया के पॉइंट्स ही रेलेवेंट है, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि 74.1% इंडियंस वर अनेबल टू अफोर्ड अ हेल्दी डाइट इन 2021। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो ये वही दौर चल रहा है 21-22 वाला, जब जो है कोविड-19 से पैंडेमिक था। तो ये बता रही है रिपोर्ट कि उस समय पर लगभग 74.1% इंडियंस ऐसे थे जिनको एक अच्छी अफोर्डेबल हेल्दी डाइट नहीं मिल पाई थी। और क्या कि 16.6% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज अंडर नरिश्ड, मींस उनका नरिशमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, इतनी पॉपुलेशन है। मींस वो बच्चे, वो युवा, वो कैसे होंगे फिर, वो लोग कमजोर होंगे, वीक होंगे, तो उनमें वीकनेस वगैरह होगी। तो फिर वीकनेस अगर होगी तो वीकनेस इज द इनविटेशन टुवर्ड्स डिजीजेस। 31.7% ऑफ चिल्ड्रन जो है हमारे देश के अंडर 5 ईयर, उनमें क्या है, स्टंटिंग है, उनकी हाइट ही नहीं बढ़ती है जितनी होनी चाहिए। 31% ऑफ जो बच्चे हैं हमारे, वो स्टंटिंग का शिकार है। और 18.7% चिल्ड्रन जो हमारे हैं वो वेस्टिंग का शिकार है, ठीक है। उनका जो जितना वेट होना चाहिए वो सब नहीं है। और फिर ये देखो बहुत भयंकर है, ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि 53% ऑफ कंट्रीज वुमेन एजेड बिटवीन 15 से 49 इयर्स की जो इंडियन वुमेन हैं, वो सब किसका शिकार है, एनीमिया का। अब ये एनीमिया क्या होता है, इसमें लैक ऑफ ब्लड होता है, उनमें आयरन की डेफिशिएंसी होती है, और फिर उससे क्या होता है, वीकनेस, ठीक है। तो मींस देखो 50% से ज्यादा हो गया ना, तो इंडियन महिलाओं की जो ये बहुत बड़ी समस्या है जिसको अभी तक हम सॉल्व नहीं कर पाए हैं, ठीक है। और जब हमारी इतनी सारी महिलाएं, इतनी सारी वुमेन 50% से ज्यादा एनीमिया का शिकार है, कमजोर है, वीक हैं, तो आगे आने वाली जो जनरेशंस हैं वो सब क्या होंगी, फिर हेल्दी नहीं होंगी। बिकॉज यदि मदर हेल्दी नहीं है तो बच्चे हेल्दी हो ही नहीं सकते, ठीक है। अब दिक्कत कहां से आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि बहुत सारी महिलाओं को मिल्क प्रोडक्ट ही पसंद नहीं आते, उनको दूध ही नहीं पिया जाता उनसे, और उनको क्या चाहिए, गोलगप्पे खाने हैं, पानी पूरी खानी है, उनको पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, डोसा खाना है, चाउमीन खानी है, नमकीन खानी है, चिप्स खाने हैं, कुरकुरे खाने हैं, ठीक है। जैसे ही उनसे कहोगे आप दूध पी लो, है ना, नहीं खाएंगे। चॉकलेट, हाँ कितनी भी खिला दो। और जो हेल्दी डाइट्स हैं जैसे कि एक बढ़िया चना हो गया, है ना, ड्राई फ्रूट्स हो गए, वो सब खाना। तो ये वाली जो समस्याएं हैं इंडिया में, या ब्रेकफास्ट की बहुत बड़ी समस्या है कि ब्रेकफास्ट टाइम से नहीं करते, फ्रूट्स बहुत सारी महिलाओं को, लड़कियों को पसंद ही नहीं है बिल्कुल। तो भाई फिर उसका शिकार कौन होंगी, ये महिलाएं होंगी। और जिसका मेन कारण फिर क्या बन जाएगा, मेन रिजल्ट क्या होगा उसका, एनीमिया, कि उनमें ब्लड की कमी होगी, और फिर उनको क्या आएंगे, चक्कर आएंगे, कभी कभी बीमार पड़ जाएंगी, ये वाली प्रॉब्लम फिर उनको होंगी। तो आज हमने कई सारे न्यूज को डिस्कस किया। कौन कौन सी न्यूज थी, एक तो गोल्डन ट्रायंगल को हमने डिस्कस किया, तो गोल्डन ट्रायंगल म्यांमार, लाओस और थाईलैंड वाला रीजन। गोल्डन क्रिसेंट हो गया आपका अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान वाला रीजन, ये अफीम की खेती के लिए जाना जाता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस ऑन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इन्होंने ये रिपोर्ट जो है अपनी सबमिट की है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी भी हमने बात की, ठीक है, कि ये जो है जो स्पीसीज हैं, जो डाइवर्सिटी है, जो बायोडाइवर्सिटी, उसके कंजर्वेशन के लिए ये काम करती है। और इसके जो है मेंबर जो है इसकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी। अब हमने एक बात और की, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स के बारे में। तो बिल पेश जो है अभी राज्यसभा में जो है पास हुआ है, तो जब और हो जाएगा, फाइनल जब हो जाएगा, तब हम देखते हैं इसको और इसकी डिटेल्स में। इसके अपॉइंटमेंट को देखा हमने कि प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं, और सिलेक्शन कमेटी उसमें से एक नाम फाइनल करके प्रेसिडेंट को भेजती है। और उस सिलेक्शन कमेटी में 3 मेंबर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर मींस एक कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, और लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए। अब इस सिलेक्शन कमेटी के पास नाम कहां से आते हैं, वो सर्च कमेटी से आते हैं। सर्च कमेटी के हेड कौन होते हैं, लॉ मिनिस्टर होते हैं,
ठीक है। इसके इनके जजेस के बराबर अलाउंस होंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होंगे। इनका रिमूवल प्रोसेस भी वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का होता है। ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो इट्स एन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी, और ये आर्टिकल 324 में डील करती है। ठीक है। और इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होंगे। ये सारे के सारे इलेक्शन जितने भी होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सबको क्या कराती है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है। बायो कंप्यूटर की अभी डेवलपमेंट हो रहा है, इस पर बहुत सारी चीज चल रही है। इसमें नया फील्ड है ऑर्गेनोइड इंटेलिजेंस, जो बायो कंप्यूटर्स के डेवलपमेंट से रिलेटेड है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें मेजर बात हमारे लिए क्या है कि इंडिया की 53% जो वुमेन पॉपुलेशन है वो क्या है, वो अंडर नरिश्ड है, उसमें एनीमिया की प्रॉब्लम है, मींस उनमें ब्लड की कमी है। तो आज के लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज हमने डिस्कस की। अब इन न्यूज से रिलेटेड जितना भी हमारे पास पॉइंट्स होंगे जो डिटेल में, उन सबको आप सबको पता है कि उन सबको फिर हम क्लास में डिस्कस करेंगे विद मोर बैकग्राउंड। सो आइए इसको यहीं पर हम फिनिश करते हैं। I hope that you are liking my videos, all the discussion regarding newspaper discussion. Okay, thank you. Bye bye.